हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, ऑल वेल, गुड। पढ़ाई करने में मन लग रहा है, पढ़ना ही है। बी पॉजिटिव, जहाँ डाउट्स हो उनको पूछना है, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि और इसको हमें समझना है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आकर पूछ सकते हैं, और वीडियो में भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्पी पौधों की आकार की। ये पाठ अपन पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने पौधे के लगभग सभी भाग, जितने भी वेराइटीज हो सकती हैं, सब डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं। फ्रूट सीड्स तक पूरे जो उसके 7 पार्ट्स हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला, कैसे हम चिन्हों की सहायता से, संकेतों की सहायता से फ्लावर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कुछ पौधों के, जितने भी पौधे हैं उनके फ्लावरिंग जो पार्ट्स हैं, जो उनकी हैबिटेट हैं, हैबिट्स हैं, उस आधार पर जिस तरह जंतुओं के अलग अलग संघ बनाए गए, उसी तरह पौधों के भी अलग अलग कुल बनाए गए। बैंथम एंड हुकर ने इसे डिवाइड किया था उनके लक्षणों के आधार पर। तो उन लक्षणों के आधार पर जिन कुलों को बांटा गया, उसमें से कुछ कुल, 3 कुल हैं जो आपके कोर्स में है। कुल लिलिएसी, कुल लेग्यूमिनेसी एंड कुल सोलेनेसी। 3 कुल हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहला है कुल लिलिएसी। ये जो लिलिएसी कुल है, इसमें एक बीजपत्री पौधे आते हैं। एक बीजपत्री पौधे में भी हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो है एलियम सेपा, प्याज का पढ़ेंगे। इसमें एलियम सटाइवम, एलियम सेपा, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका हम मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं, इनका जो स्वरूप है, जड़ कैसी होती है, पत्ती कैसी होती है, फ्लावर्स कैसे होते हैं, क्या फ्लोरल फॉर्मूला है, क्या फ्लोरल डायग्राम है, इसको हम देखेंगे। और साथ में यदि संभव हो तो जो मैं ये वीडियो आपको भेज रही हूँ जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो संभव हो तो आप प्याज का पौधा ले लें और उस प्याज के पौधे को लेकर उसको डिसेक्ट कर करके हर पार्ट्स को अलग अलग देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली इसको हर पार्ट्स को अलग अलग करके देखेंगे, जब हम 3 डायमेंशन या इस तरह से देखते हैं, उसको हर तरफ से घुमाकर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है। यहाँ ब्लैक बोर्ड में, बुक में डायग्राम से थोड़ा सा दिमाग में क्लियर होता है, और जब हाथ में लेकर हम उस चीज को देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो आप यदि इसको और अच्छे से, मैं तो समझाऊंगी, और अच्छे से उसको डीपली जाना चाहते हैं, तो आप एक प्याज का जो फ्लावर है, पूरा जो प्लांट है, उसको लेकर आप देखें। अभी फ्लावर नहीं मिलेगा आपको इस समय, दिसंबर जनवरी में फ्लावर जो प्याज है इसके पूरे प्लांट, जड़ से लेके पूरा पत्तियों तक, पूरा प्लांट बाजार में, सब्जी मार्केट में मिलता है। आप उसको लेकर पूरा अध्ययन कर सकते हैं। फ्लावर को देखना है तो आप अपने घर में गमले में छोटा सा प्याज लगा दें और धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फ्लावर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप करके देखें, आपको और मजा आएगा और आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आज अपन समझते हैं कुल लिलिएसी, इसके बारे में। इसमें यदि हम कुल लिलिएसी के कोई एक प्लांट का अध्ययन कर लेते हैं तो सभी प्लांट लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। उनके जो लक्षण होते हैं अलग अलग, सब पार्ट्स के, उनके हैबिटेट, तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस देके बाकी लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन कुल लिलिएसी के पौधे, जिसका नाम है प्याज, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। एलियम सेपा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी पौधे का अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है उसका स्वभाव, यानी वो किस स्वभाव का है, जंगली है, शाख है, स्थलीय है, जलीय है, कैसा पौधा है, खुद उगता है, उगाया जाता है, बगीचे में उगता है, ये उसका स्वभाव कहलाता है।
तो सबसे पहले हम इसमें एलियम सेपा का देखते हैं। तो ये उगाया जाने वाला शाक है। क्या है ये? उगाया जाने वाला शाक। इसको जब उगाया जाएगा तभी ये उगेगा। उगाया जाने वाला शाक। ठीक। फिर दूसरा, जब हम इसको पढ़ेंगे, किसी भी पौधे का अध्ययन करते हैं, तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं उसकी जड़। तो डेफिनेटली ये पौधा जो है ये एक बीजपत्री है और एक बीजपत्री में आपस्थानिक या रेशेदार जड़ इसमें पाई जाती है। तो इसमें कैसी जड़ होती है? आपस्थानिक, और दूसरी उस जड़ की विशेषता है तंतुमय, धागे के समान जड़ें होती हैं। आप अवश्य इसका अध्ययन करिए। बाजार में आपको सब्जी मार्केट में इसका पूरा पौधा मिल जाएगा, केवल फ्लावर नहीं मिलेगा, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर तीसरा जो इसका पॉइंट होता है पौधे का अध्ययन करने का, वो है तना। तो इसका तना कैसा होता है? इसका तना बहुत ही छोटा होता है, लगभग डिस्क के समान होता है और भूमिगत होता है, बाहर दिखाई नहीं देता। एक डिस्क के समान होता है, बहुत शॉर्ट और चपटा होता है, बाहर दिखाई नहीं देता। अब इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? इसकी जो पत्तियां होती हैं ये कैसी होती है? ग्रीन कलर की तो होती है, सभी पत्तियां लगभग ग्रीन कलर की होती है। ये जो है लंबी होती है, बेलनाकार, लंबी बेलनाकार होती है, गोल थोड़ी सी कर्व होती है। बेलनाकार मीन्स थोड़ी सी कर्व होती है, मुड़ी हुई होती है, जुड़ी नहीं होती आपस में। इस तरह से जो पत्ती है वो ऐसी सीधी ना होकर ऐसे थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। तो कैसी होती है इसकी पत्तियां? ये बेलनाकार, बेलनाकार होती है, साथ में ये मूलज होती है, यानी सीधे सीधे ये किससे उगती है? तना बहुत ही छोटा होता है, तो ऐसा लगता है ये सीधे सीधे जड़ से ही उग रही। सारी पत्तियां एक साथ ऐसा लगता है कि जड़ से निकल रही हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है मूलज। मूल धन अज, अज मीन्स होता है उत्पन्न होने वाला, जड़ से उत्पन्न होने वाली पत्तियां। फिर इसके बाद ये और कैसी होती है? अनुपर्णी। अनुपर्णी, इनमें अनुपर्ण नहीं पाए जाते। फिर ये शल्की होती है, मांसल होती है, थोड़ी सी स्पॉन्जी टाइप की इसमें लगता है, और इसमें जो शिरा विन्यास है वो समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समानांतर शिरा विन्यास आप समझते होंगे। समानांतर शिरा विन्यास, इसकी पत्ती कैसी होती है? इस तरह से घास की होती है जैसी, और इसमें कौन सा विन्यास पाया जाता है? इस तरह से समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, अब इसको मैं इधर लिख देती हूँ, इस तरफ आपको डायग्राम बनाकर बता दूंगी। ठीक है, ये शल्की, मांसल, और शिरा विन्यास कैसा होता है इसमें? समानांतर शिरा विन्यास। अब पत्ती के बाद आता है इसका पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कैसा होता है? तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो अंतस्थ छत्रक होता है। इनफ्लोरेसेंस, अंतस्थ छत्रक। छत्रक मीन्स जिसमें पुष्पों की लंबाई, पुष्प वृंत की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है, जिससे छाते का आकार वो बनाते हैं। अंतस्थ छत्रक। फिर इसका पुष्प कैसा होता है? आप इसका प्लांट अवश्य लगाएं। पुष्प बहुत ही इसका सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। बॉल के समान चारों तरफ फ्लावर्स उसमें लगे होते हैं, बॉल के समान व्हाइट या गुलाबी कलर का ये होता है। तो गुलाबी या सफेद, आपने देखा होगा मार्केट में दो तरह के प्याज आते हैं, तो लाल प्याज और सफेद प्याज। जो सफेद प्याज है उसका फ्लावर कैसा होगा? सफेद। जो लाल प्याज है उसका फ्लावर कैसा होगा? गुलाबी। फिर इसके अलावा और
इनमें क्या पाया जाता है, ये सहपत्री होते हैं, ये वृंत युक्त होते हैं। सहपत्री का मीनिंग क्या है, सहपत्री का मीनिंग है कि इनमें सहपत्र पाया जाता है। और वृंत युक्त होते हैं मतलब इनमें वृंत भी पाया जाता है, इनमें डंडी होती है। त्रिज्या समेत होते हैं, त्रिज्या समेत द्विलिंगी दोनों लिंग होते हैं, नर व मादा दोनों लिंग इनमें पाए जाते हैं। फिर ये और कैसे होते हैं, जायांगधर पूर्ण, चारों चक्र है, जायांगधर पूर्ण होते हैं, जायांगधर होते हैं और त्रिभागी होते हैं। यानी इसमें जो इसके अंगक है, जो चक्र है, वो 3 या 3 के मल्टीपल में पाए जाते हैं। इसके पश्चात है कि इसमें बाह्यदल और दल अलग अलग नहीं होते, दोनों मिलाकर इसमें परिदल पाया जाता है। और परिदल की संख्या, परिदल कुल पेरियंस जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, और पेरियन की संख्या कितनी होती है, संख्या 6 होती है और ये 2 चक्रों में होता है, एक चक्र बाहर की ओर और एक चक्र अंदर की ओर। 3+3 2 चक्रों में ये पाए जाते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं। इनमें जो पुंकेसर है वो कैसा होता है, परिदल लग्न होता है। कोर छाती दल विन्यास पाया जाता है। कोर छाती का मीनिंग आप समझते हैं, जिसमें कोर थोड़ी सी क्या होती है, ढकी रहती है। फिर इसके बाद ये किस कलर के होते हैं, सफेद या गुलाबी। परिदल पुंज के बाद अध्ययन करते हैं हम उसके पुमंग का। पुमंग मतलब इस पुष्प का नर भाग। ये भी 2 चक्रों में पाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है 6 और ये 3+3 के 2 चक्रों में मिलते हैं। पृथक होते हैं, परिदल लग्न होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, द्विकोष्ठी 2 कोष्ठ इसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। द्विकोष्ठी मतलब 2 कोष्ठ पाए जाते हैं अलग अलग। एक कोष्ठी जो होते हैं उनमें एक ही कोष्ठ पाया जाता है, द्विकोष्ठी में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये पृष्ठ लग्न होते हैं, यानी पुतंतु राग कोश के पीछे से पीठ पर लगा होता है। अंतर्मुखी होते हैं, यानी ये पुष्प से बाहर की ओर नहीं लटकते हैं, ये अंदर की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह का पुमंग इसमें पाया जाता है। ठीक, तो इतना अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद हम मंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा दूंगी। स्वभाव कैसा होता है, उगाया जाने वाला शाक, जड़ अपस्थानिक तंतुमय, तना भूमिगत होता है, पत्तियां बेलनाकार, मूलज अनुपर्णी, शल की मांसल और समानांतर शिराविन्यास होता है। इतना मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि आगे का नीचे दिखाई नहीं देगा। देखिए अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट जो है वो है पुमंग। तो पुमंग कैसे होते हैं, संख्या इनकी 6 होती है, संख्या 6 और 2 चक्रों में पाए जाते हैं। 2 चक्र में 3+3 के
चक्र में ये पाए जाते हैं। और ये और किस तरह के होते हैं, ये पृथक पृथक होते हैं, पृथक पुंकेसरी, पृथक पुंकेसरी। ये परिदल लग्न होते हैं, यानी परिदल से जुड़े हुए होते हैं। ये द्विकोष्ठी होते हैं, 2 कोष्ठ इनमें पाए जाते हैं। और इनमें जो इनका कुतंतु है वो किस तरह से जुड़ा होता है, पृष्ठ लग्न होता है, पीठ पर जुड़ा होता है, पृष्ठ लग्न। और अंतर्मुखी होते हैं, यानी पुष्प में ये बाहर लटके हुए दिखाई नहीं देते, अंतर्मुखी ये होते हैं। इसके बाद अगला 9वां पॉइंट जो है वो है इसका जायांग। जायांग इसका मादा भाग होता है पुष्प का, जिसे गाइनोशियम भी कहा जाता है। तो इसका जो गाइनोशियम है वो कैसा होता है, त्रिअंडपी, युक्तांडपी, त्रिअंडपी, युक्तांडपी। और प्रत्येक अंडक में 2-2 बीजांड होते हैं, प्रत्येक इसका भाग होता है उसमें 2-2 भाग होते हैं। त्रिकोष्ठी व प्रत्येक कोष्ठ में 2 बीजांड। प्रत्येक कोष्ठ में 2 बीजांड पाए जाते हैं, मतलब कुल कितने बीजांड हो गए इसमें, 6। ये ऊर्ध्ववर्ती होता है। ऊर्ध्ववर्ती का मतलब है कि बाकी चक्र कहाँ होते हैं, जायांग से नीचे, जायांग सबसे ऊपर होता है। फिर इसमें स्तंभी बीजांडास पाया जाता है, स्तंभीय बीजांडास। और कैसा होता है स्तंभी बीजांडास, मतलब क्या होगा कि मुक्त स्तंभी और स्तंभी 2 प्रकार के अपन ने पढ़ा है। तो अक्ष में ये चिपके होते हैं और जो इनकी वर्तिकाग्र है वो छोटी होती है, वर्तिकाग्र छोटी, वर्तिका अत्यंत छोटी, वर्तिका अत्यंत छोटी होती है। फिर इनके फल कैसे होते हैं, तो इनके जो फल होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल, जिसको कैप्सूल या संपुट भी बोलते हैं, जैसे धतूरा वगैरह होते हैं, उस तरह से बंद फल होता है, बीज उसके अंदर पूरे के पूरे बंद, जैसे कैप्सूल पूरा बंद रहता है उसी तरह का इसका फल होता है। अब है इसका पुष्प सूत्र। इसका पुष्प सूत्र 11वां नंबर पॉइंट है हमारा, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ। पुष्प सूत्र, अब देखिए पुष्प सूत्र कैसे बनता है। अपन ने इसमें पढ़ा कि पुष्प कैसे होता है, सहपत्री, मतलब ब्रैक्ट है तो क्या लिखेंगे हम, BR। ये पुष्प सूत्र में बनाना भी बता रही हूँ आपको। फिर इसके बाद अगला लक्षण इसमें लिखा है त्रिज्या सममित। तो त्रिज्या सममित को हम कैसे बनाएंगे, चिन्ह इसका कल पिछले वीडियो में हमने सीखा था, इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, त्रिज्या सममित। इसके बाद में ये पूर्ण पुष्प है, द्विलिंगी है, तो इसका चिन्ह कैसा बनेगा, ये ऐसा, इसका चिन्ह इस तरह से बनेगा, द्विलिंगी। फिर इसके बाद में इसमें कैलेक्स करोड़ा अलग अलग नहीं होते, पेरियंट पाया जाता है, परिदल पाया जाता है, संख्या 6 होती है और 3-3 के 2 चक्रों में। तो हम यहाँ पर, और दोनों अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, तो क्या लिखेंगे 3+3। और जो एंड्रोशियम है इसकी संख्या भी कितनी होती है, 6, 2 चक्रों में 3+3, और दल लग्न पुंकेसर होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, इस तरह से जोड़
देंगे। इसके बाद इसका जो गाइनोशियम है वो कैसा होता है, त्रिकोष्ठी होता है, त्रिकोष्ठी होता है। तो और जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्तंभी बीजांडाश कहा जा रहा है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, इसीलिए नीचे लाइन। ठीक है। पुष्प सूत्र ध्यान से समझिए, जो पुष्पी लक्षण हमने लिखे हुए हैं इन्हीं से हमने लिया है। सबसे हमने पहले क्या लिया, ब्रैक, सहपत्र है या नहीं, तो सहपत्र है, इसीलिए हमने क्या लगाया, ब्रैक्टिएट। फिर पुष्प में क्या लिखा है, त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित का चिन्ह कौन सा है, ये वाला हमने लिख दिया। फिर द्विलिंगी पूर्ण पुष्प है, तो ये हमने क्या लिख दिया, द्विलिंगी का चिन्ह लिख दिया। फिर हम आ गए परिदल पुंज पे, इसमें परिदल पुंज है, यदि किसी और कुल का हम अध्ययन करेंगे तो कैलेक्स एंड करोला होगा। इनकी संख्या कितनी है, 6। क्या लिखा है, 2 चक्रों में, 2 चक्रों में 3+3, तो परिदल पुंज को P से डिनोट करते हैं, 3+3। अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं, ये लिखा है पृथक, तो दोनों को कैसा लिखा अपन ने, ब्रैकेट। यदि जुड़े होते तो ब्रैकेट में लिखते, लेकिन दोनों अलग अलग है। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं किस पर, पुमंग पर। संख्या कितनी है, 6, 2 चक्रों में है, 3+3, तो पुमंग भी हम कैसे लिखेंगे, 3+3। ठीक है। और लिखा है पृथक पुंग केसरी, यानी सब अलग अलग है, तो ब्रैकेट में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। फिर आ जाते हैं अपन जायांग पर, तो जायांग क्या है, त्रिअंडपी। कितना है, त्रिअंडपी, ये लिख दिया अपन ने। तीनों जुड़े हुए हैं क्योंकि स्तंभी बीजांडाश है, तो ये जुड़े हुए हैं ब्रैकेट के अंदर। और अंडाशय कैसा है, ऊर्ध्ववर्ती, सबसे ऊपर, बाकी चक्र उसके नीचे है, तो यहाँ पर नीचे लाइन। इस तरह क्या बनता है, जो हमने लक्षण लिखे हैं इन्हीं से पुष्प सूत्र भी बन जाता है। अब हम देखते हैं इसके चित्र बनाकर कि इसके चित्र जो है वो किस तरह से होते हैं, अलग अलग कलर से। तो इसका प्लांट कैसा होता है, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बनाऊंगी। इसकी जड़ें इस तरह से होती है और बस ऐसा डिस्क के समान स्टेम पाया जाता है। इसके बाद इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो स्टेम है, वो किस तरह से बनता है, ये इस तरह से पत्ती निकलती है। फिर अगली पत्ती जो है वो इसके अंदर से निकलती है, फिर उसके अंदर की पत्ती जो है उसके अंदर से निकलती है, और अंदर से निकलती है, और अंदर से निकलती है। सबसे जो नई पत्ती होती है वो सबसे अंदर होती है, और ये पूरा कॉम्पैक्ट होकर जब ये जमीन से बाहर आती है तो ये इस तरह की रचना हमको दिखाई देती है, इस तरह की पत्तियां हमको दिखाई देती है। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अंदर ये पत्तियां कहाँ से निकली हैं। यदि हम जमीन के नीचे जाए तो हमें इस तरह से ये डिस्क जैसा ये तना है, और ये इस तरह की रचना हमें दिखाई देती है। ऊपर ये छिलके हमें दिखाई देते हैं। ये पत्तियां जो है इनमें भोजन इकट्ठा हो जाता है, मांसल हो जाती है। ये है इसकी रूट्स, ये है इसकी पत्तियां जो मांसल हो गई है, ये है स्टेम, और ये ऊपर पत्तियां जो हमें दिखाई देती हैं। अब जब इसमें फ्लावर निकलने वाला होता है तो सेंटर से एक शाखा निकलती है जो बेलाकार होती है, और इसमें जाकर इसमें फिर फ्लावर लगता है, इसमें जाकर ऊपर फ्लावर लगता है। ठीक है। तो ये पूरा प्लांट है। इसमें यदि हम इसका एक फ्लावर लें तो हमें कैसा दिखाई देगा, यदि हम एक फ्लावर लें तो कैसा दिखाई देगा, किस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये फ्लावर में इस तरह से सहपत्र है, ये सहपत्र होंगे। फिर इसमें जो अंतःछत्रक है, तो जो नीचे वाले पुष्प है उनकी लंबाई, वृंत की लंबाई छोटी, आगे वाले पुष्पों की लंबाई जो है बड़ी, और इस तरह से अलग अलग पुष्पों की लंबाई अलग अलग होती है। ये इसमें पुष्प लगे होते हैं, पूरा का पूरा पुष्प यहाँ पर लगा होता है। इसमें जो एक पुष्प है वो किस तरह का होता है, मैं केवल एक पुष्प बना रही हूँ, आप देखिए किस तरह से होता है। इसमें जो एक पुष्प है ये 1, 2, इसमें अपन ने पढ़ा परिदल पाए जाते हैं, 3 चक्रों में होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इस तरह से इसमें परिदल पाए जाते हैं, 2 चक्रों में होते हैं। इसके अलावा जो इनके पुमंग, जो जायांग, सब इसके
अंदर ही होते हैं, दल लग्न होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इसमें चिपके हुए दिखाई देते हैं। पुष्प में ही इस तरह से पुमंग भी लगे होते हैं। अपन ने पढ़ा है कि परिदल लग्न होते हैं। यदि पुष्प की लंबवत काट काटे तो हमें कैसी दिखाई देगी, या एक पुष्प हम देखें तो किस तरह से दिखाई देगा। देखिए, ये उसकी एक पंखुड़ी, फिर दो पंखुड़ी और ये तीन पंखुड़ी, ये एक चक्र हो गया। फिर दूसरी चक्र की पंखुड़ी दो और ये तीसरे चक्र की पंखुड़ी, और इसमें जो पुमंग है वो दल लग्न होते हैं, तो यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये भी दो चक्रों में होते हैं, एक चक्र बाहर की ओर और एक चक्र अंदर की ओर, तो इस तरह से दिखाई देते हैं। और मध्य में एकदम सेंटर में यहाँ पर बहुत छोटा सा जायांग पाया जाता है, जिसकी वर्तिका भी बहुत छोटी होती है और वर्तिकाग्र भी बहुत छोटा सा होता है। इस तरह का इसका फ्लावर होता है। यदि हम इसका एलएस करें, लंबवत काटे, तो हमें पुष्प कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। ये पुष्प हमें ऊपर से इस तरह से दिखाई देता है। जब हम लंबवत काटेंगे तो हमें इसके जो परिदल है वो इस तरह से दिखाई देंगे। ये इसका पुष्पासन होगा, और यहाँ पर नीचे से निकले होंगे, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है ना, तो नीचे से ही क्या निकले होंगे, इसके पुमंग, जो कि लंबे हैं, द्विकोष्ठी हैं। इनके आधार से पीछे से इनकी डंडी जुड़ी हुई है, और ये अंतर्मुखी है, मतलब अंदर है। जो ये इसका जायांग है, वर्तिका बहुत छोटी सी है, चपटी है, और वर्तिकाग्र भी बहुत छोटा सा है। इसके अंदर में यहाँ पर ये त्रिअंडपी अंडाशय पाया जाता है, जिसमें मुक्त स्तंभी इस तरह से बीजांड लगे हुए होते हैं। तो पुष्प की यदि हम लंबवत काट लेते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देगी। और भी यदि हम देखें, यदि हम केवल एक तंतु उठाएं, तो उसकी रचना हमें कैसी दिखाई देती है। ये इस तरह से थोड़ा सा नीचे से फूला हुआ होता है, और पीछे से जाकर ये द्विकोष्ठी पृष्ठ लग्न पीछे से जाकर चिपका हुआ होता है उसमें, और जिससे कि जो पुमंग है वो एकदम इससे स्ट्रिक्टली इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। यदि हम जायांग निकाल कर देखें तो जायांग कैसा दिखाई देगा हमको। ये बहुत छोटी सी वर्तिका, इसकी लंबवत काट हम ले रहे हैं, लंबवत काट नहीं लेके हम इसको पूरा देखते हैं। ये कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। एक अंडा इधर दिखाई देगा, एक अंडा इधर दिखाई देगा। तीन अंडक होते हैं, तो एक सामने, एक बाजू में और एक पीछे दिखाई देगा। इसके अलावा यदि हम इसके अंडाशय की आड़ी काट काटे तो ये हमको कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। अपन ने पढ़ा ये कितने कोष्ठी होता है, त्रिकोष्ठी होता है, और जो तीनों कोष्ठ हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में दो बीजांड पाए जाते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में कितने बीजांड होते हैं, दो बीजांड पाए जाते हैं। तो ये क्या है, अंडाशय की आड़ी काट। ये पूरा अंडाशय है, ये पूरा पुमंग है, ये पुष्प की लंबवत काट है। इसको कहा जाता है LS ऑफ फ्लावर। ये है एक पूरा फ्लावर, ये है पूरा गाइनोशियम, ये है पूरा एंड्रोशियम, ये फ्लावर, ये एलएस ऑफ फ्लावर, और ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी को यदि हम ले और उसको आड़ा काटे
और बहुत पतला सा काट कर माइक्रोस्कोप पे रखें तो हमें इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हम बनाते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। ये पार्ट मैं इसलिए नहीं मिटा रही हूँ कि इससे आप मिलाकर देख सकते हैं कि उसके लक्षण और इसके लक्षण, जब भी हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हमारे सामने इनके डायग्राम्स अवश्य ही होने चाहिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब हम बनाते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। क्या बना रहे हैं अब हम इसका फ्लोरल डायग्राम। अलग अलग करके चौक ले लेते हैं। चलिए, फ्लोरल डायग्राम हमें बनाना है तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले इसका क्या बना देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका ब्रैकेट बना देना है। और ये कैसा है, बिल्कुल इसके ऐसे सील लेते हुए यहाँ पर ये त्रिज्या सममित है तो ये चिन्ह हम बना देंगे। कैसा है, ये त्रिज्या सममित है। अब हम देखेंगे इसमें बाह्य दल और दल तो अलग अलग है नहीं, परिदल है। कितने हैं, 6 हैं। और कैसा विन्यास है, कोर छादी है। और कोर छादी में क्या होता है कि एक पूरा अंदर रहता है और बाकी क्या होते हैं, 2 पूरे अंदर और 2 पूरे बाहर। तो सबसे पहले ये एक परिदल, एक, ठीक है, आपस में जुड़े हुए भी हैं। फिर इसके बाद में दूसरा, ये पूरा बाहर, ठीक है, ये पूरा बाहर है और ये जुड़े हुए। आप देखते जाए किस तरह से पुष्प चित्र बनाया जाता है। फिर इसके बाद में अगला वाला जो है वो पूरा अंदर, ये पूरा अंदर और जुड़ा हुआ है, ये आपस में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में अगला वाला जो है वो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। सबका आकार भी लगभग बराबर आना चाहिए क्योंकि परिदल पूरे एक बराबर होते हैं। और फिर इसके बाद अब ये दोनों अंदर है, अगला वाला जो है वो पूर्ण रूप से बाहर होगा। कैसा होगा, पूर्ण रूप से बाहर। इसमें फिर ये 5 ब्रैकेट है तो ये अपना 1 2 3 ये 4 हो गए। ये गड़बड़ बन रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर और नीचे का हम पहले बना लेते हैं, फिर हमें सहूलियत होगी। ये सबसे ऊपर वाला जो था ये सबसे बाहर, ये वाला भी सबसे बाहर। और जो बाकी के 4 हैं वो किस तरह से रहेंगे, तो एक ये सबसे बाहर, ये बाहर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट वाला है ये अंदर और ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह इधर का बनाएंगे तो इस तरफ में ये वाला भी कैसा है, बिल्कुल अंदर, ये अंदर है, आपस में जुड़े हुए हैं। और इस तरफ भी जो हम बनाएंगे ये सबसे बाहर, ये बाहर, ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये कोर छादी दल विन्यास। और इसमें यहाँ पर 2 भ्रमियों में, क्योंकि 2 चक्र में है तो दल भी हमने 2 चक्र में बनाए हैं। 2 भ्रमियों में परागकोश है, ये भी 2 भ्रमियों में है। दल लग्न है, परिदल लग्न है तो द्विकोष्ठी है, इसलिए इस तरह से बनाएंगे। फिर इसका अंडाशय किस तरह का है, इस तरह। और इसमें ये त्रिकोष्ठी है, 3 कोष्ठ, स्तंभी बीजान्यास है, स्तंभ पर इनके बीजांड लगे होते हैं। इस तरह फ्लोरल डायग्राम ये इसका है, फैमिली लिलिएसी का। तो क्या क्या लिया हमने, सबसे पहले यहाँ पर इनके
पुष्प के लक्षण देखिए, सहपत्री है, सहपत्र हमने बना लिया। फिर ये त्रिज्या समेत है, ये चिन्ह बना लिया। हमें ये देखना है कि ये और ये एक अक्ष पर हो, अक्षी है चूंकि पुष्प। अच्छा, फिर 2 चक्र में परिदल लगे हैं तो हमें 2 चक्र में बनाना है। ये 3 जो है, एक चक्र में 3, एक चक्र में परिदल लग्न पुंकेसर है, अतः इनसे जुड़े हुए द्विकोष्ठी है, अतः हमें 2 कोष्ठ बनाना है। अंडाशय 3 कोष्ठी है, 3 कोष्ठ, प्रत्येक कोष्ठ में 2 बीजांड वर्णन में लिखा हुआ है, 2 बीजांड बनाएंगे। स्तंभी बीजांड ऐसे बीच में लगे हुए हैं। तो इस तरह पूरा पुष्प चित्र बनता है। आपको यदि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कुल लिलिएसी के मुख्य लक्षण, पुष्पी लक्षण, मुख्य पुष्पी लक्षण लिखकर उसका पुष्प चित्र तथा पुष्प सूत्र लिखिए, इस तरह का प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि कुल लिलिएसी का पुष्प चित्र बनाइए, पुष्प सूत्र लिखिए और इसका आर्थिक महत्व लिखिए। तो आर्थिक महत्व हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हमने पूरा कुल लिलिएसी के पूरे लक्षण, जड़ से लेके पूरे पुष्प तक और फल तक पुष्प सूत्र, पुष्प चित्र पढ़ा। ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। जहां पर डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।